रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया विपक्ष ममता के इस बयान पर फिलहाल कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ममता इतना जहर क्यों उगलती है। बंगाल में कानून व्यवस्था लचर है। आपने देखा है कि महिलाओं की पिटाई की जाती है, वहां पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार हमेशा से, हाई कोर्ट भी अब सरकार को लताड़ चुकी है। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हाई कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई। ममता ने बांग्लादेशियों पर एक बार फिर से बयान दे दिया। आपने सुना भी उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया, कहा कि संकट में फंसे लोगों को पनाह वो देंगी। और बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर इस दौरान पलटवार किया उनके इस बयान को लेकर, और मदद नहीं सिर्फ वोट बैंक पर फोकस है ममता बनर्जी का, ये साफ तौर पर कहते हुए बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि बांग्लादेश से इतनी हमदर्दी एक तरफ जहां है, लगातार आप देख रहे हैं कि पनाह देने की बात कहते हुए नजर आ रही है, बांग्लादेशियों पर इतनी ममता क्यों है ममता बनर्जी को। ममता ने दिया यूएन के प्रस्ताव का हवाला, वो ये भी हवाला देते हुए नजर आई। और इसके अलावा आप देखिए विपक्ष से जब इसको लेकर के टिप्पणी मांगी गई तो कोई भी नेता फिलहाल कुछ नहीं कह रहा ममता के इस बयान को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बजट की। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट कल पेश होगा और ये बजट कई मायनों में खास होगा। सरकार के सामने महंगाई, बेरोजगारी और ग्लोबल टेंशन से निपटने की चुनौती होगी। साथ में सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में भी कदम उठा सकती है। और बजट से लोगों की आखिर क्या उम्मीदें हैं, इसके लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इकोनॉमी के कई सेक्टर और सेगमेंट सब्सिडी और छूट की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार का 13वां बजट पेश करेंगी। ये पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का 7वां बजट होगा। मोदी सरकार में पेश किए गए अब तक के बजट में जहां एक ओर अंग्रेजों के समय से जुड़ी हुई कई परंपराओं को तोड़ा गया, वहीं आम से खास के लिए कई बड़े बदलाव किए गए। इसलिए इस बार भी आम बजट से उम्मीदें लाजिमी है। महिलाओं को इस बार बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने कुछ महिलाओं से बात की। हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है, खास करके अभी सब्जियां, टमाटर वगैरह हर चीज़ ही महंगी। अब इसलिए किचन चलाना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बाकी चीज़ें तो है ही, धीरे धीरे बोल रहे थे कि कम होगा, एक्स्ट्रा ही हो रहा है सब। टमाटर लगा लो, ये सब्जी लगा लो, बीन कहाँ 50-60 थी अब 80 होगी। तो आपको पता ही है कि महिलाओं को तो कैसे में चलाना होगा, है ना। आदमी लोग बोलते टिफिन तभी देंगे जब साग सब्जी सस्ती होगी। जो गैस सिलेंडर है उसका प्राइस कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो राशन वगैरह है उनके भी तो तेल जैसे हुआ, दालें हुई, उनका भी जो है इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, उसमें भी कमी आनी चाहिए। पहले तो सब्जियां बड़ी महंगी हैं, उसमें राहत चाहिए हमें थोड़ी। बाकी भी कुछ भी किचन का कुछ भी लेना सब महंगा हो रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को स्कूल में भेजने में। मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत दिक्कत है। कुल मिलाकर इस बार के बजट से महिलाएं अपने लिए नए ऐलानों की उम्मीद के साथ बजट के इंतजार में हैं। महिलाओं को उम्मीद है कि सैलरी पाने वाले कर्मचारी को हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट के डिडक्शन का लाभ मिलेगा। 2016 से 8वां वेतन आयोग प्रस्तावित है, इस पर काम करने और इसे जल्द लाने की गुजारिश है। जिन लोगों का MSME में रजिस्ट्रेशन है उन्हें लोन की सुविधा फास्ट ट्रैक के आधार पर दी जानी चाहिए। सरकार जो भी योजना शुरू करे उसे व्यवस्थित और जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिए जाने समेत महिला व्यवसायों को टैक्स में छूट देने का ऐलान हो सकता है। व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए उन्हें आसान शर्तों पर लोन मिले। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस तक उनकी पहुंच आसान बने। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में निवेश के लिए संभावित टैक्स छूट और कटौती का लाभ मिले। स्वास्थ्य सेवाओं और रसोई गैस जरूरी चीज में उन्हें सब्सिडी दी जाए। मुफ्त हेल्थ कैंपस का आयोजन किया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य की जांच हो सके। सरकार महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों के लिए बजट बढ़ा सकती है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, युवाओं को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। देश का युवा इस बार बजट से क्या क्या उम्मीदें लगाए हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने कुछ युवाओं से भी बात की। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एजुकेशन की तरफ भी जो मोदी गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उनको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रिसर्च है, रिसर्च वर्क के ऊपर भी हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कि हम जब भी कोई भी कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो पहले आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कोर्स के लिए पहले ये होना चाहिए डिसाइड कि जो आप नया कोर्स बना रहे हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है भी कि नहीं। जो विलेजेस हैं वो बैकबोन ऑफ इंडिया है। महात्मा गांधी ने भी विलेजेस पे बहुत फोकस किया था अपने, कि वो एक
जब विलेजेस पेरिश हो जाएंगे तो इंडिया भी पेरिश हो जाएगा। तो विलेजेस पे बहुत फोकस होना चाहिए अपकमिंग बजट का। मैम जैसे कि पिछले 2 टर्म है मोदी गवर्नमेंट के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, उसकी जीडीपी को थोड़ा बढ़ाया जाए, और 100 मिलियन एडिशनल जॉब का वादा किया था उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। तो उस पर पहुँचने के लिए उनको थोड़ा और करना पड़ेगा। अब सर्विस सेक्टर पर आप इतना फोकस नहीं कर सकते, वो हो चुका है उसका, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। आम बजट से देश के युवाओं को बड़ी आस है। देश का युवा वर्ग सरकार से शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की मांग करता है। युवाओं का मानना है कि सरकार को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। फीस उचित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक आम आदमी के पास अपने भविष्य के लिए कुछ बचता ही नहीं। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है। मुफ्त में चीजें देना अच्छी बात नहीं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे मदद मिलती है। इस बजट से युवाओं को कई सारी उम्मीद है। अब वर्तमान हालात में लोग सरकार से यही अपेक्षा रख रहे हैं कि सरकार उनके हितों के बारे में सोचेगी। वैसे तो हर सेक्टर के लोगों के बजट को लेकर अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों के बजट को लेकर क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की। छूट मिलनी चाहिए, जो सैलरी पर्सन है उनके कम से कम टैक्स डिडक्शन तो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें मिलता है हमें कुछ नहीं मिलता। टैक्स हमसे बहुत सारे लेते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं हमें तो मेन तो वही है। बाकी जो और आपने देखा कि जनता को आखिर इस बजट से क्या क्या उम्मीदें, आपको बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे। चुनाव से पहले सरेंडर, ये हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, अमेरिका से खबर है, क्योंकि बाइडेन की अगर बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अब खबर ये मिल रही है कि इस बार राष्ट्रपति का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, और इसलिए खबर ये मिल रही है कि कमला हैरिस को वो आगे करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से कयास लगाई जा रही थी कि क्या जो बाइडेन इस बार चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। हालांकि तमाम सस्पेंस से जो है वो पर्दा उठ चुका है और साफ कर दिया गया, यानी कि जो बाइडेन ने खुद कहा है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और कमला हैरिस को उन्होंने आगे कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर चुनाव से पहले उन्होंने सरेंडर क्यों किया है? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है या फिर हार का डर? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चुनाव से पहले सरेंडर, बाइडेन को लगा हार का डर। मैदान छोड़कर भागे बाइडेन या किसी ने किया महाखेला? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं लड़ने का बाइडेन का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उन पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का दबाव बना रहे थे। हालांकि बाइडेन ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर उनके इस ऐलान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान करते हुए लिखा है, मेरे साथी डेमोक्रेट्स, मैंने नामांकन स्वीकार नहीं करने और अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति के तौर पर बचे हुए कार्यकाल पर केंद्रित करने का फैसला किया है। 2020 में पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस को चुनना मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय है। आज मैं कमला को इस साल हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देना चाहता हूँ। डेमोक्रेट्स, अब एक साथ आने और ट्रंप को हराने का समय है, आओ इसे पूरा करें। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन की उम्मीदवारी वापस लेने के पीछे एक वजह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के हवाले से दावा किया गया कि पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक नेता बराक ओबामा ने 81 साल के जो बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी को लेकर गंभीरता से विचार करने की सलाह दी थी। दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए लाइव डिबेट में जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बाइडेन कमजोर पड़ते नजर आए थे, ऐसे में पार्टी में अंदर खाने